तीन परछाइयों का रहस्य। एक नई बीरबल बेताल कथा। घना अंधेरा था। हवा सूखे पत्तों को ऐसे उड़ा रही थी मानो जंगल में कोई अदृश्य नृत्य चल रहा हो। अकबर और बीरबल अपने घोड़े पर जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक बेताल की कर्कश हंसी गूंज उठी। बीरबल, आवाज गूंजी, तेरे लिए आज एक नई पहेली है। हिम्मत है तो चल मेरे साथ। अगले ही पल बेताल उनके सामने हवा में उल्टा लटका दिखा। अकबर ने आंखें तिरछी कीं, लेकिन बीरबल मुस्कराए। चलो देखते हैं आज कौन सा रहस्य है। बेताल उन्हें जंगल के बीच स्थित एक टूटे फूटे पर रहस्यमय महल में ले गया। महल की दीवारों पर अजीब सी ठंडक थी और हवा में किसी अनकहे भय का एहसास। कमरा जिसमें हुआ था राजा का कत्ल। बेताल उन्हें एक कमरे में ले गया। फर्श पर राजा का शव था, पर सबसे अजीब चीज थी दीवार पर पड़ी तीन परछाइयां। बीरबल ने गौर से देखा। कमरे में सिर्फ एक दीपक था और एक ही मृत शरीर। फिर तीन परछाइयां कैसे? बेताल बोला। राजा के तीन बेटे हैं, अरिव, बरुण और चिराग। तीनों कहते हैं कि वे हत्या के समय अपने कमरों में थे। पर कमरे में यह तीन परछाइयां किसकी है? कौन है असली हत्यारा? बोल बीरबल, बोल, वरना मैं उल जाऊंगा। बीरबल ने शांत मन से महल की दीवारें देखीं, दीपक की रोशनी देखी, खिड़कियों की दिशा जांची। पहेली की गुत्थी खुलती है। कुछ देर बाद बीरबल बोले, तीन परछाइयां होने का मतलब यह नहीं कि कमरे में तीन लोग थे। यहां दीवारों पर तीन शीशे लगे हैं, पुराने, धूल धूसरित, लेकिन परछाई दिखाने के लिए काफी। एक दीपक की रोशनी जब तीन शीशों से टकराती है तो एक शरीर की तीन परछाइयां बन जाती है। अकबर हैरान रह गए। बेताल मुस्कराया, अच्छा, पर हत्यारा कौन है? बीरबल बोले, हत्यारा चिराग है। अकबर चौंक पड़े, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल बोले, चिराग ने कहा कि वह अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसकी कमरे की खिड़की टूटी हुई है और खिड़की के नीचे ताजी मिट्टी पर एक ही इंसान के पैरों के निशान बाहर से अंदर की तरफ आते दिखते हैं। मतलब हत्यारा खिड़की से अंदर आया और बाहर नहीं गया, क्योंकि वापसी में निशान गायब है। अकबर ने पूछा, तो वो कमरे में ही छिपा होगा? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं बादशाह सलामत। वो राजा के कमरे में आए और हत्या करके बगल वाले कमरे से बाहर निकले, और बगल वाले कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति का प्रवेश संभव है, चिराग, क्योंकि उसके कमरे और राजा के कमरे को जोड़ने वाली दीवार में गुप्त द्वार है। ये द्वार सिर्फ राजकुमारों को पता थे। अंतिम सत्य। चिराग को बुलाया गया। सख्ती से पूछने पर उसने स्वीकार किया, मैं ही हत्यारा हूं। मैं राजा बनना चाहता था। मैंने परछाइयों का जाल इसलिए रचा कि सबको लगे कि अपराध में तीन लोग शामिल हैं। बेताल हंसा, अच्छा बीरबल, तू फिर बच गया। पर याद रख, अगली बार पहेली और कठिन होगी। और यह कहकर वह फिर से हवा में उल्टा लटकते हुए उड़ गया। जबकि अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। 7 सौदों का खेल। रात गहरा चुकी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था और जंगल में बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अकबर और बीरबल एक पुराने रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी बेताल की हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, बीरबल, आज तेरे लिए बहुत कठिन पहेली लाया हूं। चलो, अगर सुलझा ली तो बुद्धि का बादशाह तू, और न सुलझा पाया तो मैं उल जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, चलो बेताल, फिर एक नई चुनौती सही। बेताल उन्हें एक सुनसान किले में ले गया। भीतर एक व्यापारी की लाश पड़ी थी। कमरे के बीच 7 बक्से रखे थे, जिन पर 7 अलग अलग व्यापारिक चिन्ह, सोना, मसाले, कपड़ा, घोड़े, चांदी, नमक और कीमती रत्न बना था। बेताल बोला, 7 सौदे, एक सच, 6 झूठ। इस व्यापारी ने मरने से पहले 7 सौदों की बात लिखी है। 7 में से एक सौदा ही सही है, बाकी 6 झूठ है। लेकिन समस्या यह है कि हर सौदे में लिखा है कि उससे मिलने वाला लाभ दूसरे किसी सौदे से अलग है। तीनों उसके बेटे अपने अपने लाभ का दावा कर रहे हैं, पर उनमें से सिर्फ एक सच बोल रहा है, बाकी 2 झूठे हैं। कौन सा सौदा सही है? कौन सा बेटा सच बोल रहा है? और व्यापारी की हत्या किसने की? बेताल लटक गया उल्टा। बोल बीरबल,
अगर तेरी बुद्धि काम करती है तो बता। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल ने 7 बक्सों को ध्यान से देखा। उन पर ताले थे, पर बंद करने वाले की जल्दबाजी साफ झलक रही थी। ताले उल्टी दिशा में लगाए गए थे। उन्होंने कमरे की खिड़की देखी। हवा अंदर की ओर आ रही थी, मतलब खिड़की भीतर से खोली गई थी। उन्होंने मृत व्यापारी की उंगलियां देखीं। उन पर रत्नों की धूल थी। धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक आ गई। बीरबल का समाधान। बीरबल बोले, 7 सौदों में सिर्फ एक सही था, रत्न वाले बक्से का सौदा। अकबर बोले, कैसे? बीरबल समझाने लगे। 1, व्यापारी की उंगलियों पर रत्नों की धूल थी, मतलब मरने से पहले वही बक्सा उसने खोला था। 2, बाकी 6 बक्सों पर मोटी धूल जमी थी, उन पर हाथ तक नहीं लगाया गया था, यानी बाकी सौदे झूठे थे। तीनों बेटों में से एक सच बोल रहा था, वही जिसने कहा था कि रत्नों वाले सौदे से असली लाभ मिलता है। अकबर बोले, तो हत्यारा कौन है? बीरबल बोले, हत्यारा वही बेटा है जो रत्नों का दावा नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि रत्नों का सौदा सही है तो वो उसी पर दावा करता, लेकिन वह असली सौदे को छुपाना चाहता था, इसलिए उसने बाकी सौदों की बात की। अकबर ने सिपाहियों को बुलाया। पूछताछ पर सच सामने आ गया, हत्यारा दूसरा बेटा था, जो रत्नों के असली सौदे को छुपाकर अपने भाइयों को फंसाना चाहता था। बेताल की अंतिम हंसी। बेताल हंसा, अरे वाह बीरबल, तूने फिर मेरे जाल तोड़ दिए, लेकिन अगली बार मेरी पहेली और भी उलझी होगी। यह कहकर बेताल रात के अंधेरे में उड़ गया। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तेरे जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं। और दोनों महल की ओर लौट पड़े, नई पहेली की प्रतीक्षा में। बेताल बीरबल की अक्ल की कहानी। अकल का तराजू। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल रात में एक दूर के राज्य से गुजर रहे थे। जंगल में अचानक ठंडी हवा चली और बेताल की जानी पहचानी हंसी गूंजी। हाँ 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 बीरबल, आज तुझे एक ऐसे राज्य में ले चलता हूँ जहां अक्ल का तराजू खो गया है। अकबर और बीरबल घोड़े से उतरते हैं और बेताल उन्हें अपने संग हवा में उड़ाता हुआ एक अजीब से राज्य में ले आता है। राज्य का नाम था बुद्धिपुर। इस राज्य में फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि एक विशेष तराजू से होते थे। लोग किसी भी विवाद का हल लेकर आते थे और तराजू पर सवाल रखते। तराजू खुद हिलकर जवाब दे देता था, कौन सच, कौन झूठ। लेकिन आज राज्य में अफरातफरी मची थी, क्योंकि अक्ल का तराजू चोरी हो गया था। राज्य का मंत्री रो रहा था, तेज दिमाग और गहरी समझ वाला तराजू चला गया है महाराज, बिना उसके हम नीचों और सच्चों में फर्क नहीं कर सकते। बेताल बोला, बीरबल, ये मामला कुछ साधारण नहीं। यहाँ 3 लोग खुद को निर्दोष बताकर बचना चाहते हैं, पर असली चोर एक ही है। अगर तूने असली चोर पहचान लिया तो मैं तेरी अक्ल मान जाऊंगा। शक के दायरे में 3 लोग खड़े थे। लोहार बोला, मैं तो राज दरवाजा ठीक कर रहा था। कसाई बोला, मैं तो बाजार में मांस बेच रहा था। पुजारी बोला, मैं मंदिर में पूजा कर रहा था। महाराज बोले, तराजू चोरी जब हुआ तब इन तीनों की बातें सही लगती है, फैसला कौन करेगा? बीरबल मुस्कुराए, अगर तराजू है नहीं तो अक्ल ही तराजू बनेगी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने एक बात नोट की, तराजू जिस कमरे में रखा था वहां लोहे के बुरादे फैले थे। उन्होंने पूछा, आज किसके कपड़ों पर सबसे ज्यादा बुरादा हो सकता है? लोहार बोला, मेरे काम की वजह से तो मेरे कपड़ों पर बुरादा होना स्वाभाविक है। कसाई बोला, मेरे कपड़ों पर तो खून के छींटे होते हैं, लोहे की धूल कैसी? पुजारी बोला, मैं तो मंदिर में था, मेरे कपड़े तो साफ ही होते हैं। बीरबल ने तीनों के कपड़े देखे। लोहार के कपड़ों पर थोड़ी धूल थी, कसाई के कपड़ों पर खून, और पुजारी के कपड़े हल्के धूल भरे थे। बीरबल ने चुप होकर कमरे की खिड़की जांची। उसे लोहे का एक छोटा सा कण मिला, लेकिन उसमें चंदन की महक थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चाई सामने, महाराज, असली चोर पुजारी है। सब चौंक पड़े। अकबर ने पूछा,
बीते समय वह मंदिर में पूजा कर रहा था, फिर भी चोर कैसे? बीरबल बोले, एक पुजारी के कपड़ों पर लोहे की धूल थी, जबकि उसके काम से इसका कोई संबंध नहीं। दो कमरे की खिड़की पर जो लोहे का कण मिला, उसमें चंदन की खुशबू थी, और चंदन सिर्फ मंदिर में मिलता है। तीन पुजारी ने कहा उसके कपड़े हमेशा साफ रहते हैं, लेकिन आज उसके कपड़े सबसे ज्यादा मैले थे। चार पुजारी ही अकेला ऐसा था जिसे लगता था कि तराजू उसके खिलाफ फैसले देता है, इसलिए उसने उसे चुरा लिया। पुजारी पकड़ा गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। मैंने चोरी की महाराज, क्योंकि तराजू हमेशा मेरी चालाकी पकड़ लेता था। राजा ने बीरबल की प्रशंसा की। बेताल हंसते हुए बोला, अरे वाह बीरबल, आज तो तूने अक्ल का तराजू खुद बनकर दिखा दिया। और वह हवा में गायब हो गया। अकबर और बीरबल महल लौट आए, एक नई कहानी की याद के साथ। तीन रोटियां और अकबर का अजीबोगरीब न्याय। बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार और अपने प्यारे वजीर बीरबल की बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते थे, और बीरबल हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से उन्हें अचंभित कर देते थे। एक बार की बात है, अकबर अपने शाही कामकाज से ऊब चुके थे और उन्हें कुछ नया और पेचीदा मजाक सूझा। उन्होंने रसोईघर से अपने लिए 3 खास ताजी बनी रोटियां मंगवाईं। बादशाह का पेचीदा सवाल। रोटियां मंगवाने के बाद अकबर ने दरबार में मौजूद सभी खास मंत्रियों और दरबारियों को संबोधित किया। सुनिए, अकबर ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, आज मैं एक बहुत ही साधारण सी पहेली पेश करता हूं। जो इसे सुलझाएगा उसे सोने के सिक्कों से तौला जाएगा, लेकिन जो असफल होगा उसे 3 दिन की सख्त कैद भुगतनी पड़ेगी। दरबारी पहले से ही बीरबल के सामने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए बेचैन थे। अकबर ने एक मेज पर वे 3 रोटियां रखीं और घोषणा की, इन 3 रोटियों का असली मालिक कौन है? इसका पता लगाने के लिए मैं हर रोटी को एक विशिष्ट व्यक्ति को सौंपता हूं। पहली रोटी उस व्यक्ति की है जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला है। दूसरी रोटी उस व्यक्ति की है जो सबसे बड़ा मूर्ख है। तीसरी रोटी उस व्यक्ति की है जो सबसे बड़ा चोर है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। भला कोई क्यों चाहेगा कि उसे झूठा, मूर्ख या चोर कहा जाए? यह एक ऐसा जाल था जिसमें फंसकर कोई भी व्यक्ति बदनामी का पात्र बन जाता। सभी मंत्री और दरबारी चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। सभी ने अपने सिर झुका लिए ताकि बादशाह की नजर उन पर न पड़े। यह पहली बार था जब दरबार में इतनी गहरी चुप्पी छा गई थी। मंत्रियों का डर और बीरबल का आगमन। काफी देर तक जब कोई भी आगे नहीं आया, तो अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या मेरा दरबार इतना खाली हो गया है कि कोई भी इन रोटियों का दावा नहीं करना चाहता? तभी एक मंत्री ने साहस किया और कहा, जहांपनाह, हम सब आपके वफादार सेवक हैं। इन अपमानजनक उपाधियों को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम इन रोटियों के असली हकदार को नहीं ढूंढ पाए, तो वादा याद रखना, 3 दिन की कैद। आखिरकार अकबर ने हमेशा की तरह बीरबल को बुलाया, जो अब तक शांति से एक कोने में बैठे सब देख रहे थे। बीरबल, मेरे प्रिय वजीर, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बताओ, इन 3 रोटियों का असली हकदार कौन है? बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अकबर केवल मनोरंजन और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहे थे। बीरबल का शानदार जवाब। बीरबल ने आगे बढ़कर तीनों रोटियों को ध्यान से देखा, जैसे वे कोई अनमोल खजाना हो। फिर उन्होंने बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से, लेकिन आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैंने इन रोटियों के हकदार को पहचान लिया है। ये तीनों रोटियां केवल एक ही व्यक्ति के पास जानी चाहिए, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। बादशाह सलामत। पूरा दरबार चौंक गया। मंत्रियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर भी हैरान थे। क्या बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। साबित करो, अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने शांत रहकर अपनी व्याख्या शुरू की। पहली रोटी, सबसे बड़ा झूठा। हुजूर, यह रोटी उस व्यक्ति की है जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला है। वह आप है, क्योंकि आप पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा करते हैं कि आप सबका ख्याल रखते हैं,
लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? आप तो महल के अंदर बैठकर शाही दावतों का मजा लेते हैं, जबकि आपके राज्य में हजारों ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें आज एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हुआ है। आप जो दावा करते हैं वह लाखों लोगों के जीवन के सामने एक कड़वा झूठ है। अकबर को यह बात सुनकर गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। दो दूसरी रोटी, सबसे बड़ा मूर्ख, द बिगेस्ट फूल। जहांपनाह, यह रोटी उस व्यक्ति की है जो सबसे बड़ा मूर्ख है। वह भी आप ही है। आप इतने बड़े बादशाह हैं, आपके खजाने सोने चांदी से भरे हैं। आप एक इशारे पर दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं। फिर भी आप इन सूखी, साधारण रोटियों के हकदारों की तलाश में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बादशाह के लिए इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि वह अपने जरूरी काम छोड़कर ऐसी बेतुकी पहेलियों में उलझा रहे। दरबारी अपनी हंसी दबा रहे थे। अकबर के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान आ गई थी। तीसरी रोटी, सबसे बड़ा चोर, द बिगेस्ट थीफ। और अंत में, हुजूर, यह रोटी उस व्यक्ति की है जो सबसे बड़ा चोर है। वह भी आप ही है। आप अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से उनके समय की चोरी कर रहे हैं। आप उन्हें आवश्यक और रचनात्मक कार्यों से दूर करके इस तुच्छ और अपमानजनक पहेली में उनका मूल्यवान समय बर्बाद करवा रहे हैं। समय चोरी करना किसी भी संपत्ति की चोरी से बड़ा अपराध है। न्याय और सबक। जैसे ही बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर पहले तो स्तब्ध थे, फिर जोर से हंस पड़े। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तुमने न केवल रोटियों के असली मालिक को ढूंढ निकाला, बल्कि तुमने मुझे एक बड़ा सबक भी सिखा दिया। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं था, बल्कि आपको यह दिखाना था कि एक बादशाह के लिए जनता की भलाई और समय का सदुपयोग इन 3 उपाधियों को स्वीकार करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने के सिक्कों से नवाजा और यह प्रण लिया कि वह कभी भी अपने दरबारियों का समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करेंगे और अपने राज्य की गरीब जनता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और गहरी समझ से अपमानजनक पहेली को एक नैतिक सबक में बदल दिया और हमेशा की तरह जीत हासिल की। बीरबल और महल का पेचीदा मुकदमा। जहांपनाह अकबर के विशाल साम्राज्य में एक से बढ़कर एक कारीगर और हुनरमंद लोग थे। इनमें से 2 कारीगर थे, माधव, एक शानदार राजमिस्त्री, निर्माण करने वाला, और गोविंद, एक चतुर बढ़ी। ये दोनों सदियों पुराने पड़ोसी थे और एक दूसरे से अक्सर ईर्ष्या, जलन भी रखते थे। समस्या की जड़, नए महल का निर्माण। एक बार बादशाह अकबर ने अपने लिए आगरा के पास एक नया, शानदार ग्रीष्मकालीन महल, समर पैलेस, बनवाने का फैसला किया। इस भव्य परियोजना में मुख्य भवन का निर्माण कार्य राजमिस्त्री माधव को सौंपा गया, जबकि महल के सभी दरवाजों, खिड़कियों और शाही फर्नीचर का काम बढ़ी गोविंद को मिला। दोनों ने कई वर्षों तक मेहनत की और महल इतना अद्भुत बना कि खुद बादशाह अकबर भी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जब निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो दोनों कारीगरों को उनका मेहनताना दिया गया। लालच और मुकदमा। कुछ समय बाद माधव, राजमिस्त्री, को लगा कि गोविंद, बढ़ी, को उससे अधिक पैसा मिला होगा, जबकि गोविंद को लगा कि माधव ने ज्यादा कमाई की होगी। यह जलन जल्द ही लालच में बदल गई। माधव को महल के एक छिपे हुए हिस्से में एक जर्जर, पुराना दरवाजा मिला, जिसे गोविंद ने शायद जल्दबाजी में फिट कर दिया था, और वह दरवाजा बाकियों जितना अच्छा नहीं था। माधव ने सौरन दरबार का दरवाजा खटखटाया और बादशाह अकबर के सामने याचिका दायर कर दी। जहांपनाह, बढ़ी, गोविंद ने महल के निर्माण में बेईमानी की है। उसने एक दरवाजा इतना कमजोर और घटिया बनाया है कि वह टूट गया है, और इससे पूरे महल की शोभा बिगड़ गई है। चूंकि महल बनाने का ठेका उसे मिला था, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए और मेरी क्षतिपूर्ति की जाए। गोविंद सख्ते में आ गया। उसने तुरंत पलटवार किया। माधव झूठ बोल रहा है। हुजूर, मैं वर्षों से आपका वफादार सेवक हूं। अगर कोई दरवाजा कमजोर था, तो वह इसलिए कि राजमिस्त्री माधव ने अपने काम में जल्दबाजी की होगी और उसकी चौखट, फ्रेम, ठीक से नहीं बनाई होगी, जिससे दरवाजे पर ज्यादा दबाव पड़ा। गलती उसकी है। अकबर असमंजस में पड़ गए। दोनों ही कारीगर वर्षों से वफादार थे और दोनों की दलीलें सुनने में सही लग रही थीं। महल एक ही था, दरवाजा एक था,
लेकिन गलती किसकी थी, माधव की ईंट और गारे की कारीगरी की या गोविंद की लकड़ी की कारीगरी की? बीरबल को चुनौती। अकबर ने हमेशा की तरह इस पेचीदे मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह फैसला करना नामुमकिन है। एक कहता है कि लकड़ी कमजोर है, दूसरा कहता है कि नींव। जाओ और पता लगाओ कि इस बेईमानी के लिए कौन जिम्मेदार है। दरवाजे की लकड़ी, बड़े गोविंद, या दीवार की चौखट, राजमिस्त्री माधव? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह, यह मामला लकड़ी और पत्थर का नहीं है, यह मामला लालच और झूठ का है। मैं कल तक सच्चाई सामने ला दूंगा। बीरबल का नाटक। अगले दिन बीरबल उस महल में गए जहां टूटा हुआ दरवाजा लगा था। उन्होंने माधव और गोविंद दोनों को बुलाया। बीरबल ने टूटे हुए दरवाजे को बहुत देर तक घूरा। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और जानबूझकर उसे दरवाजे की चौखट, दीवार का हिस्सा, पर दे मारा। यह गोविंद की गलती है, बीरबल ने अचानक चिल्लाकर कहा। गोविंद डर गया और माधव खुश हो गया। कैसे, हुजूर? गोविंद ने कांपते हुए पूछा। बीरबल ने कहा, यह दीवार राजमिस्त्री माधव ने बनाई है। मैंने चौखट पर पत्थर मारा, लेकिन दीवार का प्लास्टर ही उखड़ा। अगर दीवार इतनी कमजोर है, तो दरवाजा चाहे कितना भी मजबूत क्यों न होता, चौखट के हिलने से वह तो टूट ही जाता। इसलिए यह गलती माधव की है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी खुशी एक सेकंड में गायब हो गई। उसने डरकर सोचा कि अगर दीवार की कमजोरी के लिए उसे सजा मिली, तो उसे जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। असली चोर पकड़ा गया। माधव ने तुरंत बीरबल के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाया, माफ कर दीजिए, जहांपनाह के वजीर, यह मेरी गलती नहीं है। मैं कसम खाता हूं कि मैंने दीवारें बहुत मजबूती से बनाई हैं। यह दरवाजा सचमुच बहुत कमजोर था। मैंने तो बस लालच में आकर गोविंद को फंसाने के लिए झूठ बोला था कि दीवार कमजोर है। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर की तरफ देखा। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, बस यहीं रुक जाओ, यह रहा असली गुनहगार। उन्होंने माधव से कहा, माधव, अगर दीवार सचमुच मजबूत थी, जैसा कि तुम अब कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि दोष सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की लकड़ी में था, जिसके लिए गोविंद पर इल्जाम लगाया जा रहा था। लेकिन जब मैंने दीवार पर पत्थर मारा, तो तुम इतना क्यों डर गए? तुम डर गए क्योंकि तुम्हें लगा कि दीवार की जांच हो गई और अब तुम्हारी असली गलती, निर्माण में की गई धांधली, पकड़ी जाएगी। बीरबल ने अपनी उंगली हवा में घुमाते हुए कहा, माधव, तुम इस बात से डर गए कि कहीं महल के निर्माण में तुमने जो छोटी मोटी धांधलियां की होंगी, वह पकड़ी न जाए। तुमने लालच में आकर दूसरों पर इल्जाम लगाया। यह दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लालच का नतीजा था। लालच में आकर तुमने झूठ बोला और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। न्याय और सबक। अकबर, जो यह सब ध्यान से सुन रहे थे, बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर मुग्ध हो गए। अकबर ने माधव को कठोर सजा दी और उसे गोविंद से माफी मांगने के लिए कहा। गोविंद को सम्मानपूर्वक बरी किया गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि एक सच्चा न्यायाधीश न तो ईंटों को देखता है और न ही लकड़ी को, वह केवल इंसान के इरादे को देखता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। इस तरह बीरबल ने एक साधारण से टूटे हुए दरवाजे के पीछे छिपे हुए लालच और झूठ को उजागर किया और अपने अनूठे तरीके से न्याय किया। भाग 1, अकबर का दरबार और अजीबोगरीब जादूगर। बादशाह अकबर का विशाल दरबार अपनी भव्यता और विद्वानों की उपस्थिति के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उस दरबार की असली शान थे वजीर आजम बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी की कहानियां हर जुबान पर थीं। एक दिन ईरान से आया एक फकीर नुमा जादूगर दरबार में दाखिल हुआ। वह दिखने में रहस्यमय था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जहांपनाह, जादूगर ने झुककर अभिवादन किया, मैं दूर देश से आया हूं। मैंने आपकी महानता और आपके दरबार की विद्वत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आज यहाँ एक ऐसी कला का प्रदर्शन करने आया हूँ जो इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। जादूगर ने एक सुंदर मखमली कपड़े में लिपटी हुई एक प्राचीन मोटी किताब निकाली। यह दिखने में बेहद पुरानी थी और उसके पन्ने तांबे की स्याही से लिखे हुए थे। यह किताब साधारण नहीं है। बादशाह सलामत, जादूगर ने दावा किया। यह जादुई इल्म
की किताब है। अगर मैं इसे खुले आसमान में छोड़ दूं, तो यह किताब हवा में खुद ब खुद उड़ने लगेगी और उस स्थान पर जाकर रुकेगी जहां सबसे बड़ा पापी मौजूद होगा। दरबार में एक सनसनी फैल गई। अकबर, जो हमेशा नई चीजों के प्रति उत्सुक रहते थे, तुरंत तैयार हो गए। अगर तुम्हारा दावा सच्चा है, तो हम तुम्हें सोने और मोतियों से तौल देंगे। लेकिन अगर यह महज कोई चाल हुई, अकबर ने चेतावनी दी। जादूगर मुस्कुराया और अकबर की शर्त मान ली। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन यह जादुई प्रदर्शन देखने के लिए पूरा दरबार और शहर के गणमान्य व्यक्ति महल के मैदान में इकट्ठा हुए। भाग 2, उड़न तश्तरी नहीं, उड़ती हुई किताब। अगले दिन सूरज की रोशनी में जादूगर ने सभी के सामने वह मोटी किताब खोली। उसने कुछ रहस्यमय मंत्र बुदबुदाए, अपने हाथ हवा में लहराए और फिर पूरी ताकत से उस भारी किताब को आसमान की ओर फेंक दिया। और फिर चमत्कार हुआ। वह भारी भरकम किताब किसी पतंग की तरह नहीं, बल्कि एक उड़न तश्तरी की तरह एकदम सीधी और संतुलित हवा में ऊपर उठने लगी। सभी दरबारियों ने अपनी गर्दनें ऊंची कर लीं, आंखें फाड़कर आसमान में उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। किताब आसमान में कुछ देर गोल गोल घूमी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फिर अचानक उसने एक दिशा पकड़ ली और सीधे दरबार की ओर नीचे आने लगी। सभी दरबारी डर से एक कदम पीछे हट गए। किसी ने नहीं चाहा कि सबसे बड़ा पापी होने का कलंक उसके माथे पर लगे। किताब धीरे धीरे नीचे आई और दरबार के एक कोने में जाकर रुकी, सीधे एक बुजुर्ग और सम्मानित मंत्री की पगड़ी पर। यह मंत्री अपनी ईमानदारी और धर्मपरायणता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। मंत्री शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने कांपते हुए अपने सिर से किताब हटाई। यह झूठ है, जहांपनाह। मैं मंत्री बोल भी नहीं पाए। जादूगर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखा बादशाह सलामत। यह किताब कभी झूठ नहीं बोलती। यह मंत्री ही सबसे बड़ा पापी है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर भी भौंचक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उस ईमानदार मंत्री पर यह किताब क्यों गिरी। भाग 3, बीरबल को संदेह। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह क्या है? क्या यह जादू है या कुछ और? क्या हमारा सबसे ईमानदार मंत्री ही सबसे बड़ा पापी है? बीरबल, जो अब तक शांत रहकर पूरा नाटक देख रहे थे, मुस्कुराए। जहांपनाह, दुनिया में कोई भी किताब हवा में अपने आप नहीं उड़ सकती। नहीं कोई बेजान वस्तु यह फैसला कर सकती है कि कौन पापी है और कौन नहीं। यह या तो कोई धोखा है या फिर कोई चतुर तरकीब। बीरबल ने जादूगर से पूछा, महाराज, क्या मैं इस अद्भुत किताब को छू सकता हूं? और क्या आप यह प्रदर्शन फिर से दोहरा सकते हैं? जादूगर, जो अपनी सफलता पर फूला नहीं समा रहा था, आत्मविश्वास से मान गया। बीरबल ने उस किताब को उठाया। वह काफी भारी थी। उन्होंने उसे पलटा और एक कोने से दूसरे कोने तक ध्यान से देखा। फिर अपनी आदत के अनुसार उन्होंने किताब के पन्नों को बहुत धीरे से सूंघा। बीरबल को किताब में कोई अजीब रसायन नहीं मिला। तभी बीरबल ने अचानक उस किताब को तेज हवा में लहराया। ऐसा करने पर उन्हें किताब के अंदर कुछ सरसराहट महसूस हुई। बीरबल ने फौरन जादूगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह आदमी झूठा है, हुजूर। इसने जादू नहीं, बल्कि एक धोखा किया है। जादूगर चीखने लगा, यह नाइंसाफी है। मैं सच्चा हूं। यह किताब। बीरबल ने उसे चुप कराया और अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं बताता हूं कि यह किताब क्यों उड़ी और यह उस मंत्री पर क्यों गिरी। भाग 4, बीरबल की गुप्त जांच और रहस्योद्घाटन। बीरबल ने सभी दरबारियों को ध्यान से देखने को कहा। जहांपनाह, इस जादूगर ने किताब में कोई जादुई शक्ति नहीं डाली, बल्कि इसने चतुराई से किताब के कवर के अंदर एक मजबूत लेकिन बहुत हल्के धागे का इस्तेमाल किया। बीरबल ने धीरे से किताब के कोने को खोला। उन्होंने दिखाया कि किताब के कवर के अंदर पन्नों के ठीक नीचे एक छोटा सा छेद था, जिसमें बारीक, लगभग अदृश्य रेशम का धागा फंसा हुआ था। जब जादूगर ने किताब को हवा में उछाला, तो यह धागा, जो किसी पतंग के माझे की तरह था, उस कोने के पास से गुजर रहा था जहां जादूगर का एक और आदमी छिपा हुआ था। उस आदमी ने चालाकी से धागे को पकड़कर किताब को ऊपर की ओर खींचा। दरबारी हंसने लगे।
कितनी सीधी सादी लेकिन चतुर चाल। लेकिन बीरबल, अकबर ने पूछा, अगर यह सिर्फ धागा था तो यह सीधे उस ईमानदार मंत्री की पगड़ी पर क्यों गिरा? क्या उस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया? बीरबल हंसे। नहीं हुजूर, यह सबसे मजेदार हिस्सा है। बीरबल ने मंत्री से पूछा, माफ करना मंत्री जी, लेकिन क्या आपके पेट में कोई गंभीर समस्या है, जैसे कब्ज या पेट का कोई पुराना दर्द? मंत्री शर्मिंदगी से लाल हो गए, लेकिन सच छिपा नहीं पाए। हाँ हुजूर, मुझे पिछले कुछ हफ्तों से पेट की गंभीर समस्या है। मैं अक्सर बेचैन रहता हूँ। भाग 5, सबसे बड़ा पापी या सबसे बड़ा रोगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जब मैंने किताब को सूंघा तो मुझे कोई रसायन नहीं मिला, लेकिन जब मैंने सरसराहट महसूस की तो मैंने ध्यान दिया कि किताब का वजन एक तरफ से भारी लग रहा था। मैंने पता लगाया कि जादूगर ने किताब के दूसरे कोने में भारी धातु के छोटे टुकड़े लगा रखे थे ताकि किताब का संतुलन बना रहे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, उसने किताब की रीढ़ स्पाइन में एक बहुत तेज गंध वाला तेल भर रखा था। जहांपनाह, जब जादूगर ने अपने आदमी से किताब को हवा में घुमाया तो उसने किताब को उस दिशा में नीचे लाना शुरू किया जहां से तेज गंध आ रही थी। और यहाँ उस मंत्री के पास कोई पाप नहीं था, बल्कि उन्हें पेट की पुरानी बीमारी के कारण अक्सर पेट की तेज गैस की समस्या रहती थी। उस गैस की गंध, जो उस समय उस जगह सबसे अधिक थी, ने जादूगर के आदमी को संकेत दिया। वह आदमी, जो किताब को धागे से नियंत्रित कर रहा था, किताब को सीधे उस सबसे अप्रिय गंध की ओर ले गया। उसे लगा कि यह पाप की गंध है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वह मंत्री सबसे बड़ा पापी नहीं था, बल्कि वह दरबार में उस वक्त सबसे बड़ा रोगी था। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने जादूगर को कड़ा दंड दिया और बीरबल को उनके असाधारण विवेक और वैज्ञानिक सोच के लिए ढेर सारा इनाम दिया। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि जहां विज्ञान काम करता है वहां जादू का कोई स्थान नहीं है, और जहां तर्क है वहां अंधविश्वास टिक नहीं सकता। भाग 1, दरबार की ऊब और नया अनोखा उपहार। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे ऊब रहे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन राजकाज की रोजमर्रा की बातें उन्हें थका चुकी थीं। वह हमेशा की तरह अपने प्यारे वजीर बीरबल की ओर देखकर कोई नई बात शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। तभी गुजरात के एक दूरदराज के राज्य से एक विद्वान पंडित दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने बादशाह को सम्मानपूर्वक एक अनोखा उपहार भेंट किया। यह उपहार था एक भव्य हस्तनिर्मित दिनदर्शिका कैलेंडर। यह साधारण कैलेंडर नहीं था, यह हाथी दांत और सोने के पन्नों पर बना था। पंडित ने दावा किया कि यह दिनदर्शिका इतनी सटीकता से बनाई गई है कि यह केवल बीते हुए समय के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि आने वाले हर दिन के मिजाज और घटना के बारे में भी बताती है। पंडित ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यह दिनदर्शिका इतनी शुद्ध है कि अगर कोई इसमें दिए गए नियमों का पालन न करे तो उस दिन उसके साथ निश्चित रूप से कोई अनहोनी या दुर्भाग्य घटित होगा। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पंडित को सम्मान दिया और उस दिनदर्शिका को शाही महल के एक विशेष स्थान पर रखवा दिया। एक सप्ताह बाद पंडित ने दरबार में घोषणा की, कल का दिन बहुत ही अशुभ है, अत्यंत क्रोध योग बन रहा है। इस दिन अगर कोई राजा या उसके वजीर को मूर्ख कहेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अकबर ने सुरक्षा के मद्देनजर उस दिन के लिए सभी महत्वपूर्ण बैठकों को रद्द कर दिया। दरबारियों में एक भय व्याप्त हो गया। भाग 2, बीरबल की पागल हरकत। बीरबल, हमेशा की तरह, इस अंधविश्वास और ज्योतिषीय डर के माहौल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह जानते थे कि पंडित की दिनदर्शिका महज एक चतुर चाल थी, जिसका उद्देश्य दरबार में अपना प्रभाव जमाना था। अगले दिन जब अत्यंत क्रोध योग का दिन आया तो पूरा महल शांत था। अकबर चिंतित अवस्था में अपने खास कक्ष में बैठे थे। बीरबल बिना किसी औपचारिक सूचना के सीधे अकबर के कक्ष में घुस आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, उनके बाल बिखरे थे और उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे। बीरबल ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, जहांपनाह, आप इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हैं। और आप ही नहीं, आपका यह दरबारी, एक काल्पनिक दरबारी की ओर इशारा करते हुए, भी महामूर्ख है। और हाँ, आपका वह हाथी भी एकदम मूर्ख है। बीरबल ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि अकबर को गुस्सा आए। अकबर ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली,
फिर उन्हें गुस्सा आया। वह अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि उन्हें पंडित की चेतावनी याद आ गई। अगर कोई राजा या वजीर को मूर्ख कहेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अकबर ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब भी गुस्से का नाटक कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम होश में हो? तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मरने से नहीं डरते? बीरबल ने अपनी आवाज और भी ऊंची की, मुझे पता है जहांपनाह, और अगर आप में हिम्मत है तो अभी मेरा सिर कलम कर दीजिए। मैंने सच कहा है। आप मूर्ख हैं। अकबर असमंजस में पड़ गए। अगर वह बीरबल को सजा देते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि पंडित की दिनदर्शिका सच कहती है। क्रोध का योग बना और राजा ने क्रोध किया। अगर वह सजा नहीं देते हैं तो वह मूर्ख कहलाएंगे। भाग 3, दिनदर्शिका का उल्टा असर। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, जाओ बीरबल, मैं आज तुम्हें मास करता हूं। तुम पागल हो गए हो। तुम 3 दिन की छुट्टी लो और मेरे सामने मत आना। बीरबल वहां से हंसते हुए चले गए। उनका मिशन सफल हो चुका था। अगले दिन दरबार लगा। पंडित ने बड़ी जीत के साथ घोषणा की, जहांपनाह, देखा आपने मेरी दिनदर्शिका की शक्ति। कल अत्यंत क्रोध योग था। आपके वजीर बीरबल ने जानबूझकर आपको क्रोधित किया, लेकिन आपने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। अगर आप बीरबल को सजा देते तो योग सत्य हो जाता और दुर्भाग्य आता। आपने सजा न देकर दिनदर्शिका की शक्ति को मान्यता दी। सभी दरबारी पंडित की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन तभी बीरबल वापस आ गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह और मेरे प्यारे पंडित जी, कल की घटना को जरा दूसरी नजर से देखिए। पंडित ने पूछा, क्या मतलब बीरबल? तुमने खुद बादशाह को मूर्ख कहा और उन्हें सजा नहीं मिली। बीरबल मुस्कुराए, हाँ, और सजा न मिलने का मतलब यह है कि मैंने ही जीत हासिल की। पंडित और अकबर दोनों हैरान थे। बीरबल ने आगे कहा, पंडित जी, आपकी दिनदर्शिका ने कहा था कि राजा या वजीर को मूर्ख कहने वाले का सिर कलम कर दिया जाएगा। यह एक परिणाम था जिसे दिनदर्शिका ने भविष्यवाणी किया था। भाग 4, बुद्धिमानी का अंतिम वार। बीरबल ने सीधे पंडित की ओर देखते हुए कहा, पंडित जी, जब मैंने कल बादशाह को मूर्ख कहा तो बादशाह ने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मुझे मास कर दिया और छुट्टी पर भेज दिया। इसका मतलब है कि दिनदर्शिका की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। दिनदर्शिका की शर्त, राजा को मूर्ख कहने वाले का सिर कलम होगा। असलियत, राजा को मूर्ख कहने वाले को मास किया गया। अगर आपकी दिनदर्शिका सच बोलती तो कल मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहां जीवित हूं, हंस रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैं आपको मूर्ख कहने की गुस्ताखी नहीं करता, मैं तो बस एक नाटक कर रहा था। लेकिन पंडित जी, अगर आपकी दिनदर्शिका इतनी सटीक होती तो आपको यह भविष्यवाणी भी कर देनी चाहिए थी कि अत्यंत क्रोध योग के दिन राजा को मूर्ख कहने वाले को माफी मिलेगी, न कि सजा। बीरबल ने अंत में निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, इस दिनदर्शिका में कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक चाल है। पंडित जी ने क्रोध का योग घोषित किया ताकि राजा और दरबारी डर जाए। उन्होंने सोचा था कि क्रोध के योग से बचने के लिए आप अपनी इच्छाओं को दबाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो पंडित जी इसे अपनी दिनदर्शिका की सटीकता बताकर अपना प्रभाव जमाएंगे। भाग 5, अंधविश्वास का अंत। अकबर, जो अब पूरी बात समझ चुके थे, जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुम वास्तव में दिमाग के जादूगर हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास पर तर्क और बुद्धिमानी ही विजय पाती है। अकबर ने पंडित से कहा, पंडित जी, हम आपकी विद्वत्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन अब आप जाइए। हमारा वजीर बीरबल ही हमारी सबसे अच्छी दिनदर्शिका है, जो हर समस्या के आने वाले परिणाम को सटीकता से बता सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। पंडित को अपनी हार माननी पड़ी। उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ दिया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें ढेरों सोने के सिक्के और एक नया वस्त्र इनाम में दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल खुद को मौत की सजा से बचाया, बल्कि बादशाह अकबर को एक चतुर चाल से बाहर निकाला और दरबार को अंधविश्वास के जाल से मुक्त किया।
निश्चित रूप से। पेश है बादशाह और अनसुनी कहानी की एक अत्यंत विस्तृत, मनोरंजक और चतुर कहानी, जिसे मैंने 5 रोचक भागों में बांटा है। बादशाह और अनसुनी कहानी का रहस्य। भाग 1। अकबर की शर्त और विचित्र इनाम। बादशाह अकबर को नई नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह अक्सर देश विदेश के कहानीकारों को अपने दरबार में बुलाते थे। लेकिन अब उनकी इच्छा कुछ ऐसी सुनने की थी जो आज तक किसी ने सुनी ही न हो। एक दिन दरबार में अकबर ने एक बड़ी घोषणा की। मेरे प्यारे दरबारियों और विद्वानों, मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आप में से जो कोई भी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसे आज से पहले इस दुनिया में किसी ने न सुना हो, उसे मैं सोने के सिक्कों से नहीं, बल्कि एक हाथी के वजन के बराबर चांदी से तौलूंगा। इनाम बहुत बड़ा था, लेकिन शर्त लगभग असंभव थी। दुनिया में लाखों कहानियां थीं। यह कैसे साबित होगा कि कोई कहानी आज तक किसी ने नहीं सुनी? दरबारियों में तुरंत हलचल मच गई। कई दिनों तक देश भर से बड़े बड़े कहानीकार आए। एक कहानीकार ने कहा, मैंने 7 समुद्रों की यात्रा की है और एक ऐसे राक्षस की कहानी लाया हूं जो पानी पर चलता था। अकबर बोले, क्षमा करें, ऐसी कहानी मेरे बचपन में मेरी दादी सुनाया करती थी। दूसरे कहानीकार ने एक राजकुमार की कहानी सुनाई जो जानवरों की भाषा समझता था। अकबर हंसे, यह तो हमने पंचतंत्र में पढ़ी है। हर कहानी को अकबर ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह पहले ही उसे सुन चुके हैं, या उसका मूल विचार उन्हें कहीं और से पता है। धीरे धीरे कहानीकारों का आना कम हो गया। सबने हार मान ली। उन्हें लगा कि अकबर जानबूझकर हर कहानी को अस्वीकार कर रहे हैं, ताकि उन्हें इनाम न देना पड़े। आखिरकार अकबर ने हमेशा की तरह अपने वजीर बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुम भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करोगे? क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी नहीं सुना सकते जिसे मैंने पहले कभी न सुना हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं कहानी सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। और हाँ, मेरी कहानी बहुत लंबी होगी और इसमें एक अजीब शर्त होगी। भाग 2। बीरबल की लंबी कहानी और अजीब शर्त। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, मेरी कहानी थोड़ी अलग है। यह अनसुनी होने के साथ साथ अनंत भी है। आपको इसे पूरा सुनना होगा, तभी आप फैसला कर पाएंगे। अकबर उत्सुक हो गए। ठीक है बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत बहुत समय पहले की बात है। जहांपनाह, आपके राज्य की उत्तरी सीमा पर एक बहुत बड़ा गोदाम था, जो पूरी तरह से गेहूं से भरा हुआ था। यह इतना बड़ा था कि इसे देखने के लिए लोग मीलों दूर से आते थे। इस गोदाम के ऊपर एक छोटा सा छेद था। एक दिन अचानक उस छेद से एक चींटी अंदर घुसी। उस चींटी ने एक गेहूं का दाना उठाया और उस छेद से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। बीरबल रुक गए। अकबर ने धैर्य से पूछा, हाँ, आगे क्या हुआ? बीरबल ने आगे कहा, फिर उस छेद से एक दूसरी चींटी अंदर घुसी। उस दूसरी चींटी ने भी एक गेहूं का दाना उठाया और उस छेद से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। फिर उस छेद से एक तीसरी चींटी अंदर घुसी। उस तीसरी चींटी ने भी एक गेहूं का दाना उठाया और उस छेद से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। बीरबल रुक गए। अकबर ने थोड़ा झुंझलाहट से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? यह कहानी है या चींटियों का गिनती खेल? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, मैंने शर्त रखी थी, यह एक लंबी कहानी है और अनंत भी है। भाग 3। अनंत गेहूं और राजा की थकान। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। तो हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, उस छेद से एक चौथी चींटी अंदर घुसी। उसने भी एक गेहूं का दाना उठाया और बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। फिर एक पांचवी चींटी। अकबर का माथा ठनक गया। पूरा दरबार हंस रहा था। दरबारी समझ गए थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। अकबर ने बीच में टोका, बीरबल, यह कब तक चलेगा? क्या तुम सच में मुझे हर चींटी की गिनती सुनाओगे? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माफ करना जहांपनाह, मैंने आपको बताया था कि कहानी बहुत लंबी है। यह गोदाम लाखों मन गेहूं से भरा है और हर एक दाना एक एक करके चींटी ले जा रही है। अगर मैं इस कहानी को बीच में रोक देता हूं, तो यह अधूरी रह जाएगी और फिर यह कैसे साबित होगा कि यह अनसुनी है?
बीरबल ने फिर अपनी कहानी शुरू की, लेकिन इस बार तेजी से। 130वीं चींटी अंदर गई, दाना उठाया, बाहर निकली। 131वीं चींटी अंदर गई, दाना उठाया, बाहर निकली। 142वीं चींटी अंदर गई, दाना उठाया, बाहर निकली। अकबर अब थक चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल उन्हें अपने ही जाल में फंसा रहे हैं। गेहूं के गोदाम में लाखों दाने थे, और अगर बीरबल हर दाने के बारे में सुनाने लगे तो कहानी वास्तव में अनंत हो जाएगी और अकबर उसे पूरा सुन ही नहीं पाएंगे। अकबर ने जोर से चिल्लाकर कहा, बस बीरबल, बस करो, मैं नहीं सुन सकता। मैं यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी। भाग 4, बीरबल की जीत और कहानी का तर्क। जैसे ही अकबर ने यह कहा कि उन्होंने कहानी पहले कभी नहीं सुनी, बीरबल ने तुरंत खड़े होकर जोरदार आवाज में घोषणा की, जहां पनाह, अगर आपने यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी तो इसका मतलब है कि मैंने चुनौती जीत ली। मेरी कहानी ही वह अनसुनी कहानी है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगा। अकबर, जो अब अपनी ही हार पर हंस रहे थे, बोले, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो। तुमने मुझे एक ऐसी अनसुनी कहानी सुना दी जिसे कोई भी पूरा नहीं सुन सकता, क्योंकि वह चलती ही रहेगी। तुमने शर्त का पालन किया और साथ ही साबित कर दिया कि वह अनसुनी है। लेकिन तभी एक दरबारी को ईर्ष्या हुई। उसने बीच में कहा, जहांपनाह, यह धोखा है। बीरबल ने कोई कहानी नहीं सुनाई, यह तो सिर्फ गिनती थी। बीरबल ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, हुजूर, हर चींटी का आना, दाना उठाना और जाना, यह एक क्रिया है। यह क्रिया बार बार हो रही है, और जहां क्रिया होती है वहां घटना होती है। घटनाओं का यह अनंत क्रम ही मेरी कहानी का विषय वस्तु है। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह धीरज और अनंतता की कहानी है। चूंकि बादशाह सलामत खुद ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना, तो यह चुनौती पूरी हुई। भाग 5, न्याय और भारी इनाम। अकबर बीरबल के तर्क से पूरी तरह सहमत थे। बीरबल, तुम्हारा तर्क इतना मजबूत है कि कोई इसे काट नहीं सकता। तुम अपनी बुद्धिमानी से हमेशा हमारे शब्दों को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हो। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि तुरंत तौलने की तैयारी की जाए। अगले ही पल अकबर ने बीरबल को रोक दिया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और एक और सवाल किया, ठीक है बीरबल, तुम इनाम के हकदार हो, लेकिन अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। इस अनसुनी कहानी से हमें क्या सीख मिली? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, इस कहानी से हमें 2 सीख मिली। पहली यह, अगर आप किसी असंभव सी शर्त को पूरा करवाना चाहते हैं तो उसे असंभव तरीके से ही पूरा करना पड़ता है। और दूसरी यह, सबसे महत्वपूर्ण, एक बादशाह को कभी भी यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह सब कुछ सुन चुका है। दुनिया इतनी बड़ी है कि हर पल एक नई अनसुनी कहानी घटित हो रही है। यदि आप चींटियों की लगन को नहीं सुन सकते तो आप आम आदमी के दुख सुख की कहानी कैसे सुन पाएंगे? अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को हाथी के वजन के बराबर चांदी इनाम में दी जाए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक असंभव चुनौती को जीता और बादशाह को यह महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि एक शासक को हमेशा धैर्य के साथ अपनी जनता की अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से पेश है बादशाह और अनसुनी कहानी की एक अत्यंत विस्तृत, मनोरंजक और चतुर कहानी, जिसे मैंने 5 रोचक भागों में बांटा है। बादशाह और अनसुनी कहानी का रहस्य। भाग 1, अकबर की शर्त और विचित्र इनाम। बादशाह अकबर को नई नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह अक्सर देश विदेश के कहानीकारों को अपने दरबार में बुलाते थे, लेकिन अब उनकी इच्छा कुछ ऐसी सुनने की थी जो आज तक किसी ने सुनी ही न हो। एक दिन दरबार में अकबर ने एक बड़ी घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों और विद्वानों, मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आप में से जो कोई भी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसे आज से पहले इस दुनिया में किसी ने न सुना हो, उसे मैं सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि एक हाथी के वजन के बराबर चांदी से तौलूंगा। इनाम बहुत बड़ा था, लेकिन शर्त लगभग असंभव थी। दुनिया में लाखों कहानियां थीं, यह कैसे साबित होगा कि कोई कहानी आज तक किसी ने नहीं सुनी? दरबारियों में तुरंत हलचल मच गई। कई दिनों तक देश भर से बड़े बड़े कहानीकार आए।
एक कहानीकार ने कहा, मैंने 7 समुद्रों की यात्रा की है और एक ऐसे राक्षस की कहानी लाया हूं जो पानी पर चलता था। अकबर बोले, क्षमा करें, ऐसी कहानी मेरे बचपन में मेरी दादी सुनाया करती थी। दूसरे कहानीकार ने एक राजकुमार की कहानी सुनाई जो जानवरों की भाषा समझता था। अकबर हंसे, यह तो हमने पंचतंत्र में पढ़ी है। हर कहानी को अकबर ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह पहले ही उसे सुन चुके हैं या उसका मूल विचार उन्हें कहीं और से पता है। धीरे धीरे कहानीकारों का आना कम हो गया। सबने हार मान ली। उन्हें लगा कि अकबर जानबूझकर हर कहानी को अस्वीकार कर रहे हैं ताकि उन्हें इनाम न देना पड़े। आखिरकार अकबर ने हमेशा की तरह अपने वजीर बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुम भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करोगे? क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी नहीं सुना सकते जिसे मैंने पहले कभी न सुना हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं कहानी सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। और हाँ, मेरी कहानी बहुत लंबी होगी और इसमें एक अजीब शर्त होगी। भाग 2, बीरबल की लंबी कहानी और अजीब शर्त। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, मेरी कहानी थोड़ी अलग है। यह अनसुनी होने के साथ साथ अनंत भी है। आपको इसे पूरा सुनना होगा, तभी आप फैसला कर पाएंगे। अकबर उत्सुक हो गए। ठीक है बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत बहुत समय पहले की बात है। जहांपनाह, आपके राज्य की उत्तरी सीमा पर एक बहुत बड़ा गोदाम था जो पूरी तरह से गेहूं से भरा हुआ था। यह इतना बड़ा था कि इसे देखने के लिए लोग मीलों दूर से आते थे। इस गोदाम के ऊपर एक छोटा सा छेद था। एक दिन अचानक उस छेद से एक चींटी अंदर घुसी। उस चींटी ने एक गेहूं का दाना उठाया और उस छेद से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। बीरबल रुक गए। अकबर ने धैर्य से पूछा, हाँ, आगे क्या हुआ? बीरबल ने आगे कहा, फिर उस छेद से एक दूसरी चींटी अंदर घुसी। उस दूसरी चींटी ने भी एक गेहूं का दाना उठाया और उस छेद से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। फिर उस छेद से एक तीसरी चींटी अंदर घुसी। उस तीसरी चींटी ने भी एक गेहूं का दाना उठाया और उस छेद से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। बीरबल रुक गए। अकबर ने थोड़ा झुंझलाहट से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? यह कहानी है या चींटियों का गिनती खेल? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, मैंने शर्त रखी थी, यह एक लंबी कहानी है और अनंत भी है। भाग 3, अनंत गेहूं और राजा की थकान। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। तो हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, उस छेद से एक चौथी चींटी अंदर घुसी। उसने भी एक गेहूं का दाना उठाया और बाहर निकलकर अपने बिल की ओर चल पड़ी। फिर एक पांचवी चींटी। अकबर का माथा ठनक गया। पूरा दरबार हंस रहा था। दरबारी समझ गए थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। अकबर ने बीच में टोका, बीरबल, यह कब तक चलेगा? क्या तुम सच में मुझे हर चींटी की गिनती सुनाओगे? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माफ करना जहांपनाह, मैंने आपको बताया था कि कहानी बहुत लंबी है। यह गोदाम लाखों मन गेहूं से भरा है और हर एक दाना एक एक करके चींटी ले जा रही है। अगर मैं इस कहानी को बीच में रोक देता हूं तो यह अधूरी रह जाएगी और फिर यह कैसे साबित होगा कि यह अनसुनी है? बीरबल ने फिर अपनी कहानी शुरू की, लेकिन इस बार तेजी से। 130वीं चींटी अंदर गई, दाना उठाया, बाहर निकली। 131वीं चींटी अंदर गई, दाना उठाया, बाहर निकली। 142वीं चींटी अंदर गई, दाना उठाया, बाहर निकली। अकबर अब थक चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल उन्हें अपने ही जाल में फंसा रहे हैं। गेहूं के गोदाम में लाखों दाने थे और अगर बीरबल हर दाने के बारे में सुनाने लगे तो कहानी वास्तव में अनंत हो जाएगी और अकबर उसे पूरा सुन ही नहीं पाएंगे। अकबर ने जोर से चिल्लाकर कहा, बस, बीरबल, बस करो, मैं नहीं सुन सकता। मैं यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी। भाग 4, बीरबल की जीत और कहानी का तर्क। जैसे ही अकबर ने यह कहा कि उन्होंने कहानी पहले कभी नहीं सुनी, बीरबल ने तुरंत खड़े होकर जोरदार आवाज में घोषणा की, जहांपनाह, अगर आपने यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी तो इसका मतलब है कि मैंने चुनौती जीत ली।
मेरी कहानी ही वह अनसुनी कहानी है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगा। अकबर, जो अब अपनी ही हार पर हंस रहे थे, बोले, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो। तुमने मुझे एक ऐसी अनसुनी कहानी सुना दी जिसे कोई भी पूरा नहीं सुन सकता, क्योंकि वह चलती ही रहेगी। तुमने शर्त का पालन किया और साथ ही साबित कर दिया कि वह अनसुनी है। लेकिन तभी एक दरबारी को ईर्ष्या हुई। उसने बीच में कहा, जहांपनाह, यह धोखा है। बीरबल ने कोई कहानी नहीं सुनाई, यह तो सिर्फ गिनती थी। बीरबल ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, हुजूर, हर चींटी का आना, दाना उठाना और जाना, यह एक क्रिया है। यह क्रिया बार बार हो रही है, और जहां क्रिया होती है वहां घटना होती है। घटनाओं का यह अनंत क्रम ही मेरी कहानी का विषय वस्तु है। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह धीरज और अनंतता की कहानी है। चूंकि बादशाह सलामत खुद ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना, तो यह चुनौती पूरी हुई। भाग 5, न्याय और भारी इनाम। अकबर बीरबल के तर्क से पूरी तरह सहमत थे। बीरबल, तुम्हारा तर्क इतना मजबूत है कि कोई इसे काट नहीं सकता। तुम अपनी बुद्धिमानी से हमेशा हमारे शब्दों को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हो। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि तुरंत तौलने की तैयारी की जाए। अगले ही पल अकबर ने बीरबल को रोक दिया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और एक और सवाल किया, ठीक है बीरबल, तुम इनाम के हकदार हो, लेकिन अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। इस अनसुनी कहानी से हमें क्या सीख मिली? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, इस कहानी से हमें 2 सीख मिली। पहली यह, अगर आप किसी असंभव सी शर्त को पूरा करवाना चाहते हैं, तो उसे असंभव तरीके से ही पूरा करना पड़ता है। और दूसरी यह, सबसे महत्वपूर्ण, एक बादशाह को कभी भी यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह सब कुछ सुन चुका है। दुनिया इतनी बड़ी है कि हर पल एक नई, अनसुनी कहानी घटित हो रही है। यदि आप चींटियों की लगन को नहीं सुन सकते, तो आप आम आदमी के दुख सुख की कहानी कैसे सुन पाएंगे? अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को हाथी के वजन के बराबर चांदी इनाम में दी जाए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से एक असंभव चुनौती को जीता, और बादशाह को यह महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि एक शासक को हमेशा धैर्य के साथ अपनी जनता की अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 1, अकबर का अजीबोगरीब आदेश। बादशाह अकबर एक शाम अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। पूरा महल और शहर शांत था, और उस गहरी शांति में भी अकबर को कहीं न कहीं शोर महसूस हो रहा था, शायद अपने विचारों का शोर। वह वापस दरबार में आए और अपने वजीर बीरबल को संबोधित किया। बीरबल, मैंने आज महल की शांति में भी एक अजीब सी कमी महसूस की है। मुझे लगता है कि हमारा साम्राज्य अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, शहर की आबादी बढ़ रही है और दिन भर कारीगरों और व्यापारियों का शोर रहता है, लेकिन रात में हमारा महल पूरी तरह शांत रहता है। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं बीरबल, तुम नहीं समझे। मैं एक पूर्ण, निरपेक्ष, गहरा सन्नाटा चाहता हूं। मुझे इस सन्नाटे की आवाज सुननी है, वह आवाज जिसमें कोई ध्वनि न हो। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक मुझे यह साबित करो कि सन्नाटे की आवाज कैसी होती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह कैसा अजीब आदेश था? सन्नाटा तो आवाज का न होना है। उसकी आवाज कैसे हो सकती है? यह एक दार्शनिक और लगभग असंभव चुनौती थी। अकबर ने अपनी चुनौती को और कड़ा कर दिया। और सुनो, अगर तुम कल सुबह तक मुझे उस सन्नाटे की आवाज को नहीं सुना पाए, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही मैं इस चुनौती को पूरे दरबार के सामने रखूंगा। कोई भी दरबारी जो मुझे सन्नाटे की आवाज सुनाएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। दरबारी उत्साहित हो गए, लेकिन यह भी जानते थे कि बीरबल के सामने जीतना असंभव था। भाग 2, सन्नाटे के लिए तैयारी। अगली सुबह कई दरबारी अजीबोगरीब चीजें लेकर आए। एक दरबारी एक मिट्टी का घड़ा लाया और बोला, जहांपनाह, इस घड़े के अंदर हवा बंद है। यह हवा सन्नाटे की आवाज है। जब मैं ढक्कन हटाता हूं, तो यह घड़ा खामोश रहता है। यही इसकी आवाज है। अकबर नाराज हो गए। यह मजाक है। घड़े के अंदर सिर्फ हवा है।
आवाज नहीं। दूसरे दरबारी ने आंखें बंद कर लीं और नाटक किया कि वह कुछ सुन रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं सन्नाटे की आवाज सुन रहा हूं। यह आवाज है, कुछ भी नहीं। अकबर ने उसे डांटा और भगा दिया, यह तो सिर्फ कल्पना है, आवाज नहीं। जब सभी दरबारी विफल हो गए, तो अकबर ने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाईं। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मुझे उस सन्नाटे की आवाज को सुना सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको सन्नाटे की आवाज सुना सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, सन्नाटे की आवाज बहुत नाजुक होती है। उसे सुनने के लिए दरबार के अंदर और बाहर पूरे महल में पूर्ण निरपेक्ष सन्नाटा होना चाहिए। किसी को भी, इंसान हो या जानवर, कोई भी आवाज निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह सन्नाटा अगले 20 मिनट तक कायम रहना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से यह शर्त मान ली। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि अगले 20 मिनट के लिए पूरे महल और आसपास के क्षेत्र में पूर्ण सन्नाटा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह की फुसफुसाहट, खांसी या जानवर की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। भाग 3, सन्नाटे का अनूठा अनुभव। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। सभी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर दिए गए। दरबारियों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर किसी ने आवाज निकाली तो उसे कठोर दंड मिलेगा। धीरे धीरे दरबार में एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी को अपने कानों में एक अजीब सी भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। बीरबल अब आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे एक दूसरे से रगड़ा और फिर कान के पास लाकर उन्हें तेज आवाज में ताली बजाने का नाटक किया। लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली। उन्होंने सिर्फ हवा में जोरदार ताली बजाने का इशारा किया। इस हावभाव के बावजूद दरबार में पूर्ण शांति बनी रही, क्योंकि हर कोई सजा के डर से चुप था। बीरबल ने फिर अपनी उंगली उठाई, जैसे वह अब कुछ बोलने वाले हों। हर कोई ध्यान से उन्हें देखने लगा, उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि वह क्या बोलेंगे। बीरबल ने धीरे से अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपने अभी कुछ सुना? अकबर ने आंखें बंद कर लीं और फिर खोलीं। नहीं बीरबल, मैंने कुछ नहीं सुना। ताली भी नहीं बजी और तुमने बोला भी नहीं। बीरबल ने पूछा, क्या आपने सन्नाटे की आवाज सुनी? अकबर ने सोचा। उन्होंने उस क्षण को याद किया जब बीरबल ने ताली बजाने का नाटक किया था और जब वह बोलने वाले थे। उस समय दरबार में मौजूद हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि आवाज कब आएगी। भाग 4, बीरबल का दार्शनिक तर्क। बीरबल ने अब अपना तर्क प्रस्तुत किया। जहांपनाह, आपने जो अभी अनुभव किया, वही सन्नाटे की आवाज है। अकबर उलझन में थे। लेकिन बीरबल, मैंने तो कोई आवाज सुनी ही नहीं। बीरबल ने कहा, यही तो रहस्य है हुजूर। जब चारों ओर पूर्ण निरपेक्ष सन्नाटा होता है, तो हर इंसान का दिमाग उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। जब मैंने ताली बजाने का नाटक किया, तो आपके दिमाग ने आवाज की कल्पना की। आपके कान शांत थे, लेकिन आपका दिमाग चिल्ला रहा था, अब आवाज आएगी। क्या हुआ? क्यों नहीं आई? बीरबल ने आगे समझाया। जहांपनाह, जब कोई बाहरी शोर नहीं होता, तो मनुष्य को पहली बार अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। आपको अपने कानों के अंदर की भिनभिनाहट सुनाई दी, आपको अपने विचारों का शोर सुनाई दिया, आपको वह उत्सुकता सुनाई दी जो आपसे पूछ रही थी कि मैं कब बोलूंगा। यही अपेक्षा, उत्सुकता और अंदरूनी भिनभिनाहट ही सन्नाटे की आवाज है। सन्नाटा कभी भी खाली नहीं होता, वह अपेक्षाओं और विचारों से भरा होता है, और यह आवाज केवल तभी सुनाई देती है जब बाहरी दुनिया शांत होती है। पूरा दरबार, जो इस दार्शनिक व्याख्या को सुनकर सन्न था, अब बीरबल की बुद्धिमानी पर झूम उठा। भाग 5, ज्ञान की जीत। अकबर अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें एक गहरा दार्शनिक सत्य सिखाया है। अद्भुत बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि तुमने मुझे यह सिखाया कि हम मनुष्य कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकते। हम हमेशा अपने अंदर के शोर से घिरे रहते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, तुमने मुझे सन्नाटे की आवाज सुना दी, और वह आवाज मेरे ही दिमाग की थी।
मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्कों का इनाम देता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने अंत में दरबारियों से कहा, आज से याद रखना, अगर कोई तुम्हें सन्नाटे की आवाज सुनाने का दावा करे, तो समझ लेना कि वह तुम्हें अपने अंदर के विचारों को सुनने के लिए कह रहा है, और यह आवाज हर इंसान के लिए अलग होती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि और गहरे ज्ञान का उपयोग करके एक असंभव चुनौती को एक दार्शनिक सबक में बदल दिया और हमेशा की तरह बादशाह के दिल और इनाम दोनों को जीता।